वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की चाइल्ड हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में। इस लेक्चर को आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और आप चैनल को भी डायरेक्ट विजिट करके वहां से वीडियोस देख सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चों में जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बहुत भारी पड़ता है, कई बार मोर्टेलिटी को भी इनवाइट करता है, खासकर जहां पर चिकित्सा देखभाल या तो उपलब्ध नहीं है या समय पर ली नहीं जाती है। एआरआई बचपन की रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। एआरआई या एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट का इन्फेक्शन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या इसकी जो आसपास की संरचनाएं हैं उनका इन्फेक्शन भी एआरआई में शामिल होता है। एआरआई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्टडी किया हुआ है, वहां से आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उन्हें हम यूआरआई कहते हैं। यूआरआई सबसे ज्यादा आम संक्रमण है जो आमतौर पर देखा जाता है और ये काफी तेजी से स्प्रेड भी होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेबल है। उसमें मुख्य राइनाइटिस जिसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, साइनोसाइटिस, कान का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलोग्रस्निशोथ जिसे टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस कहते हैं, एपिग्लोटाइटिस और लेरिंजाइटिस शामिल है। इनमें जो कान का इन्फेक्शन है और जो फेरिंजाइटिस है वो सीवियर केसेस में डेवलप हो सकते हैं और उसमें डिफनेस या बहरापन भी आ सकता है और तीव्र संधिशोथ बुखार मतलब जो र्यूमेटिक आर्थराइटिस है वो भी हो सकता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज वी कैन से। राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी स्वेलिंग है और ज्यादातर इसको पहचाना जाता है रनिंग नोज से। आमतौर पर इसे सामान्य या कॉमन कोल्ड या एलर्जी कह सकते हैं। कॉमन कोल्ड और जो एलर्जी है वो राइनाइटिस का मेन कारण है। साइनोसाइटिस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेजल कैविटी है उसके चारों तरफ साइनसेस होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका जो स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है उसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। यह एक्यूट या क्रोनिक दोनों टाइप का हो सकता है और इसके कॉजेटिव एजेंट वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और इवन एलर्जी भी हो सकती है। जो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन है जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं वो मिडिल ईयर के इन्फ्लेमेशन से होता है। मिडिल ईयर ड्रम के या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में होता है। यह जो थोड़ी अवधि में होता है वो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन होता है और कई बार क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ज्यादातर जो ये इन्फेक्शन है वो फेरिंक्स से भी ऊपर की तरफ जाता है यूस्टेकिन ट्यूब के थ्रू, और यूस्टेकिन ट्यूब यदि ब्लॉक हो जाती है कंजेशन से, इन्फ्लेमेशन से, तो भी मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है। गले के पीछे दो लिम्फोइड टिश्यू के पैड होते हैं, इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इससे भोजन को निकलने में कठिनाई हो सकती है और जो गर्दन के पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं। एक्यूट फेरिंजाइटिस, ग्रसनी या फेरिंक्स या टॉन्सिल इनका एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। फेरिंजाइटिस सामान्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है और कई बार ये अकेला फेरिंजाइटिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई बार ग्रुप होगा और कई बार अकेला होगा। ज्यादातर जो कारण है वो वायरस है और किसी भी टाइप का यदि कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजल सिंड्रोम इन्फेक्शन होता है तो इसमें फेरिंजाइटिस हो ही जाता है। एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटिस का स्वेलिंग है
जीभ के बेस पे जो एक फ्लैप है कार्टिलेज का, जो भोजन को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसका इन्फ्लेमेशन एपिग्लोटाइटिस होगा। इसके लक्षणों में मेन होगा कि स्वेलोइंग में दिक्कत आएगी, ड्रूलिंग हो सकता है, आवाज में चेंजेस आ जाते हैं, बुखार आ सकता है सीवियर केसेस में, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। लेरिंजाइटिस लेरिंग्स का स्वेलिंग है, जो इसके बहुत ज्यादा यूज करने से, ओवर यूज से, इरिटेशन से या संक्रमण से हो सकता है। वॉइस बॉक्स का जो स्वेलिंग होगी उसे वोकल कॉर्ड में भी स्वेलिंग होगी, और जब जो एयर इसके ऊपर से गुजरेगी तो आवाज जो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है वो चेंज हो जाएगी, कर्कश आवाज आएगी, और कई बार सीवियर केसेस में आवाज निकलती भी नहीं है। अब आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मुख्य कारण है न्यूमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और कभी कभी इन्फ्लुएंजा। इसमें जो LRI होता है उसमें मेन ध्यान रखने वाली बात है रेस्पिरेटरी रेट। यदि श्वसन दर काफी तेज है और चेस्ट इनड्रॉइंग है तो ये एक सीवियर केस है और यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरिया या वायरस दोनों ही न्यूमोनिया का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरियल न्यूमोनिया ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से होता है, और इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और अन्य स्ट्रेप्टोकोकाई से भी हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया न्यूमोनिया एटिपिकल न्यूमोनिया के कारण बनते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस मुख्य रूप से जीवन के पहले वर्ष में होता है, यानी इन्फेंसी पीरियड में होता है। दूसरे और तीसरे साल में भी हो सकता है, पर उसके चांस थोड़े से कम होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वही दो बातों का ध्यान रखना होता है कि रेस्पिरेटरी रेट तेज होना और चेस्ट इनड्रॉइंग, ये दोनों ही सीवियर केसेस के साइन होंगे। इसमें जो ब्रोंकियोलाइट्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, जो छोटे रेस्पिरेटरी पैसेज हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण एयर ट्रैप हो जाती है लंग्स के, और वो ओवर इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, और वहां का जो वो पार्ट है पर्टिकुलर वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि एयर का आदान प्रदान उसमें बिल्कुल नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, सामान्यतया एक एडल्ट में जो इन्फ्लुएंजा है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, बट बच्चों में ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है। सामान्यतया लोअर जो इन्फ्लुएंजा है वो अपने आप ठीक होता है, बट सीवियर केसेज में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर बच्चा छोटा हो, विशेष रूप से इन्फेंसी पीरियड में। जितने भी ARI अभी हमने स्टडी किए देखे, उन सब में कुछ लक्षण कॉमन होते हैं, जैसे कंजेशन, रनिंग नोज, खांसी आना, गले में खराश, आवाज चेंज होना, बॉडी एक, थकान, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी रेट का इंक्रीज हो जाना, चक्कर आना और बेहोशी, ये सारे लक्षण ARI के किसी भी टाइप में हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवाए जाते हैं? ऑस्कुल्टेशन, नेजल स्वाब, इसका एग्जामिनेशन कल्चर के लिए स्पूटम का कल्चर करवा सकते हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन और CBC ब्लड काउंट करवाते हैं। ARI का जो मैनेजमेंट है वो नॉर्मली OPD बेसिस पर हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरियल यदि केसेस हैं तो एंटीबायोटिक दवाएं जरूरी हो जाती हैं। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन इनहेलेशन और अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे एंटीपायरेटिक्स, एंटीटसिव एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स। नर्सिंग मैनेजमेंट, यदि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है तो नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ेगी। ARI में सबसे महत्वपूर्ण जो नर्सिंग केयर है वो है रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन की जो तरीका है उसके ऊपर ध्यान रखना, चेस्ट इनड्रॉइंग तो नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो रही है, ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेजल फ्लेयरिंग यदि होती है, चेस्ट इनड्रॉइंग होती है तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन इनमें जरूरत पड़ सकती है, यदि स्टीम इनहेलेशन
कहा गया है, ऑर्डर किया हुआ है तो स्टिमुलेशन देना है ताकि लंग्स क्लियर हो सके, कंजेशन रिमूव हो सके। जो भी दवाएं और निबुलाइजेशन दिया जाना है वो समय पर दिया जाए। कई बार सीवियर केसेस में पैरासेंटेसिस किया जा सकता है, जल निकासी की जा सकती है, तो उसके लिए बच्चे और मदर को, पेरेंट्स को तैयार करें। बच्चे को साइनोसिस के लिए ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और यदि साइनोसिस है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी अगर दी जानी है तो प्रॉपर ऑर्डर के अनुसार ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए। पेरेंट्स की एंजाइटी को कम करने के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। कई बार इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है ARI में, तो डिहाइड्रेशन पे ध्यान दें, साइन एंड सिम्टम्स चेक करें और अकॉर्डिंगली ऑर्डर के अनुसार IV फ्लूइड्स शुरू करें। बुखार का नर्सिंग प्रबंधन सभी पायरेक्सिया के मामले में किया जाता है और ये ARI में अक्सर देखा जाता है, जैसे स्पंजिंग वगैरह और मेडिसिन्स। नियमित आहार और ज्यादा फ्लूइड्स दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे का पोषण मेंटेन रहे और पानी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। रेस्पिरेटरी रेट और कैसे जो रेस्पिरेशन है वो लिया जाना है प्रॉपर तरीके से, उसको बच्चे को समझाना है और सभी निर्देशों का पालन करने के लिए एनकरेज करना है, पेरेंट्स को भी बच्चे को भी। अन्य नर्सिंग देखभाल में हम वो सारी नर्सिंग केयर करेंगे जो एक सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट बच्चे की जाती है। उन नर्सिंग केयर के बारे में जानने के लिए आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, उसमें सारी नर्सिंग केयर हमने डिस्कस की है। धन्यवाद। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आप YouTube चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट लेने के लिए फेसबुक पेज माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक करें और अपने नोट्स बनाने के लिए जो हमने अभी स्टडी किया है वो कंटेंट देखने के लिए ब्लॉगर विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। ये सारी फैसिलिटी आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, जब आप चाहें तब आप इन्हें विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।